नमस्कार। जनमत हरियाणा से मैं कमलकांत बोल रहा हूँ। सबसे पहले आपका स्वागत है। हमने नए सिरे से इस चैनल को लॉन्च किया है। आप देखते रहिए, हम खबरों की अंदर की खबर आपको बताया करेंगे। हरियाणा की पूरी राजनीति और देश की वो राजनीति जो हरियाणा के लोग जिसमें इंटरेस्टेड हैं, उस पर भी आपकी चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम जी। प्रेम जी पूर्व नमस्कार। HCS हैं और राजनीति के माहिर खिलाड़ी। राजनीति की आपको ऐसी खबर और ज्ञान देंगे जो आप और कहीं नहीं पा सकते, बड़े बड़े चैनल में भी नहीं। तो प्रेम जी, आपका स्वागत है। प्रेम जी, आज की जो मुख्य जी खबर आ रही है वो ये है जी। कि चौधरी चरण सिंह को जो है वो भारत रत्न दिया गया है और उनके जी साथ साथ डॉक्टर स्वामीनाथन को भी दिया गया है और जी। नरसिम्हा राव जी को भी दिया गया। तो चौधरी हाँ जी। चरण सिंह जो है जाटों के बहुत बड़े नेता रहे हैं। एक समय उन्हीं की तूती बोलती थी जब तक देवीलाल जी का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था हरियाणा में। जी जब तक देवीलाल जी का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था तो उन्हीं की तूती बोला करती थी। वही जाटों के नेता थे और पूरे देश में जहां जहां भी जाट प्रमुख जिनकी संख्या है जाटों की, वहां पर खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में, राजस्थान की जी। जाट लीडरशिप थोड़ी अलग होती थी। तो उनको भारत रत्न देने का इस समय क्या आपको असर नजर आता है, या क्या आपको उसके पीछे की बात नजर आती है और उसका क्या असर होगा और कहां कहां पर होगा? जरा क्या राय है आपकी इसमें? देखिए जी, आज जो 3 नाम अनाउंस हुए हैं, तीनों ही बड़े नाम हैं। 2 देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और एक बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक। मैं समझता हूं कि चौधरी चरण सिंह को और स्वामीनाथन जी को कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के लिए और किसानों के लिए किए गए उनके काम के कारण ये सबसे बड़ा सम्मान मिला है। और उसमें उनके साथ नरसिम्हा राव जी को भी जोड़ दिया गया, अच्छी बात। पर मैं समझता हूं कि चौधरी चरण सिंह को सम्मान देने के पीछे एक तो ये रहा है कि इस देश का किसान पिछले कुछ समय से बहुत आंदोलित है। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, पंजाब के किसान की बात अगर आप करेंगे तो किसानों में रोष बहुत है। किसानों ने आज के जो 2 नाम हैं, एक तो सबसे बड़ी मांग जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्या है उस पर हम डिटेल में किसी दिन फिर जाएंगे। स्वामीनाथन जी को चौधरी चरण सिंह के साथ सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात है। और चौधरी चरण सिंह के लिए तो मैं यही कहूंगा कि देर से जरूर लिया गया, परंतु बहुत अच्छा निर्णय है, बहुत पुरानी मांग है। और उनके साथ ही उत्तर हरियाणा के 2 किसान नेताओं को भी उस श्रेणी में रखा जाना चाहिए। सम्मान कब देंगे वो अलग चीज है। चौधरी देवीलाल और सरदार प्रकाश सिंह बादल, वो भी किसानों के हितैषी रहे हैं और बड़े नेता रहे हैं। आज जिन 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है या घोषणा हुई है, उसमें चौधरी चरण सिंह का नाम इसलिए ज्यादा प्रमुखता से लिया जाएगा क्योंकि उनके पुत्र आज उनकी विरासत संभाले हुए हैं। और राजनीति में एक समीकरण जो बना था, इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन, जो भी आप उसको नाम देते रहे हैं, उस गठबंधन से अलग करने के लिए एक प्रयास अभी कुछ दिन पहले हुआ कि बिहार में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि दी गई और उसके साथ ही नीतीश कुमार जी की पलटी। आज जब ये नाम अनाउंस हुआ, चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की बात आई, तो ट्विटर पे जो उनके पुत्र का एक्स, जिसको आज बोलते हैं ट्विटर नहीं, उस पे जो कमेंट था पहला, तो इससे ज्यादा तो संकेत भी कोई नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान, केवल आप जाट की बात नहीं करेंगे, जाट समाज के वो नेता जरूर थे, उस समाज में पैदा हुए थे, वो पूरे कृषक समाज के लिए काम करते रहे जीवन भर। और चौधरी चरण सिंह को सम्मान मिलना, मैं तो समझता हूँ कि हर किसान का सम्मान है। और उसी तरह से स्वामीनाथन जी की बात को भी अगर आप रखेंगे तो
इन दोनों लोगों को तो केवल किसानों के कारण ही मिला है। कल आपने देखा होगा कि दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पे किसानों का बड़ा जमाव रहता है। एक और कॉल जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से है, मैं समझता हूं कि आज के इस घोषणा से कहीं ना कहीं किसानों को एक बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्वामीनाथन जी को पुरस्कृत किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार की सोच में ये भी हो सकता है कि उनकी रिपोर्ट को अक्सरशः नहीं तो अंशतः हो सकता है चुनाव से पहले उसको लागू करने की कोई बात ना आए। रिपोर्ट पे तो काफी उसके जो अंश हैं वो माने जा चुके हैं। प्रेम जी, मुद्दा ये है कि इसके पीछे का पॉलिटिकल कारण आपको क्या लगता है? इसमें दो पहलू मुझे लगते हैं जो अभी सरकार की तरफ से। मैं पॉलिटिकल कारण साफ साफ आपको बता देता हूँ। चौधरी चरण सिंह की विरासत संभाल रहे जयंत चौधरी को अभी जो समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन था, उनको राज्यसभा में भी समाजवादी पार्टी के कोटे से भेजा गया। उनके तो मात्र 8 विधायक थे। आज राजनीति वही है कि उनको अखिलेश यादव से अलग करना कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल की नियत रही होगी, और उन्होंने एकदम से रिएक्शन भी दे दिया कि अब मेरे पास मुकरने के लिए कुछ है नहीं। तो मुझे मतलब एक पलटी और मार रहे हैं इंडिया अलायंस में, एक पलटी वाले नेता हो। मुझे लगता है आज ही ऐसी घोषणा हो जाएगी। और आंतरिक सूत्र तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने 4 सीट और चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की मांग ज्वाइन करने से पहले रखी है। सुना यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट देने पर सहमत भी होगी। अब तो इस बात का खुलासा तो चौधरी जयंत सिंह ही कर सकते हैं। और जयंत चौधरी का, क्योंकि ये मैंने जो आपको क्षेत्र बताया, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा प्रभाव है, और उसका निश्चित रूप से आगामी चुनाव पे भी प्रभाव पड़ेगा। और चौधरी चरण सिंह, क्योंकि हरियाणा में उनकी शादी हुई थी, तो हरियाणा का भी एक क्षेत्र उनके साथ जो लगता सोनीपत जिला है, वहाँ की वो रहने वाली थी। सोनीपत और रोहतक के किसान पे भी उसका असर रहा ही है, और लगता है कि आगामी राजनीति में कुछ न कुछ लाभ सत्ताधारी पक्ष को मिलेगा। जी, तो आपका ये मानना है कि ये जो एक कदम उठाया है, इसके एक तो पॉलिटिकल एंगल हो गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ हद तक हरियाणा, लेकिन हरियाणा पर क्योंकि हम लोग फोकस्ड हैं, तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा में इस स्टेप का कितना असर पड़ेगा? जैसे मैंने शुरू में कहा, एक समय चौधरी देवीलाल ही हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों के या किसान वर्ग के नेता हुआ करते थे, और तो कितना असर आप देखते हैं कि हरियाणा में इसका राजनीतिक असर पड़ सकता है? देखिए, हरियाणा में अगर जाट समाज की और किसान हितैषी नेताओं की बात करोगे तो सबसे पहला नाम आता है दीनबंधु सर छोटू राम का। उसके बाद चौधरी देवीलाल को हरियाणा में बहुत बड़ा मान सम्मान लोग देते हैं। आज भी केवल जाट नहीं, पूरा कृषक समाज उनको सम्मान की दृष्टि से देखता है। और मैं समझता हूं कि चौधरी चरण सिंह से बहुत ज्यादा आज भी हरियाणा में उनका प्रभाव है। उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग, बेशक राजनीति में उनका कद सिकुड़ा है, परंतु आज भी बहुसंख्यक समाज, जो कृषक समाज है, वो उनका अपना भगवान ही मानता है। और जहां तक आपने बात की चौधरी चरण सिंह के पुरस्कार के साथ हरियाणा में उसके असर की, तो हरियाणा में उसका असर बहुत ज्यादा नहीं होने वाला, क्योंकि एक बार चौधरी चरण सिंह की धर्मपत्नी हरियाणा से चुनाव भी लड़ी थी, परंतु वो चुनाव में कामयाब नहीं हो पाई थी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जाट का अंतर भी बहुत बड़ा है। हरियाणा ने कोशिश करी, उनके साथ चौधरी देवीलाल की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ने उत्तर प्रदेश में जाके चुनाव भी लड़ा लगभग 200 सीटों पर, परंतु उन्होंने वोट नहीं दिया। हालांकि वहां के एक नेता को यहाँ राज्यसभा में भेजा गया था, हरिंदर मलिक जी, जिनके कारण शायद ये गठबंधन भी टूटने के कगार पर है, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का। वही हरिंदर मलिक हरियाणा से सांसद रहे हैं। और मैं समझता हूं कि उसके बाद भी अगर आप समझते हैं हरियाणा में कोई असर होगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि ये इसको अगर आप देखें एक तरह से, जिन देवीलाल जी की बात आप कर रहे हैं, उन देवीलाल जी के गुरु भी एक तरह से चरण सिंह ही थे।
जब एक बार जी भजनलाल जो है पूरी सरकार लेके गए थे, तो मुझे याद पड़ता है, तब मैं अपनी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करता था। तो चरण जी सिंह से वो मिलने आए तो बोले, देखो हमारा 6 फुट जाट जो है वो राजनीति में पस्त हो गया, ऐसा करके उन्होंने मजाक में कहा था। तो देवीलाल जी के राजनीतिक गुरु भी एक तरह से चरण सिंह थे, बावजूद इसके आपको लगता है कि ऐसा कोई असर नहीं होने वाला है नाम मात्र का भी? हरियाणा में उतना असर नहीं है, बल्कि अगर आप देखोगे तो राजस्थान के कुछ हिस्से में चौधरी चरण सिंह का असर है। अभी उनकी पार्टी का एक विधायक भी राजस्थान से बना है, और भरतपुर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में राजस्थान के कुछ एरिया में जो उत्तर प्रदेश के साथ लगता है, आगरा के साथ लगने वाले, फतेहपुर सीकरी के साथ लगने वाले एरिया में राजस्थान में थोड़ा सा प्रभाव उस पार्टी का है। और जयंत चौधरी क्योंकि लगातार उस क्षेत्र में हरियाणा में वो दौरे भी कम करते हैं। किसान आंदोलन के समय तो एक बार लगा था कि चौधरी देवीलाल के पुत्र और चौधरी चरण सिंह के पुत्र मिलकर राजनीति करेंगे, परंतु कहीं ना कहीं वो पटरी बैठ नहीं पाई। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो इन दोनों नेताओं ने अच्छी भागीदारी की थी, परंतु हरियाणा में बहुत ज्यादा असर मुझे दिखाई नहीं देता, कम से कम। बाकी तो आने वाला समय ही बताएगा। जो आज घटना हुई है उसमें दो चीजें और निकलती हैं कि इसका किसान आंदोलन पर कितना असर होगा, क्योंकि किसान आंदोलन जो है वो मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक तरह से अपने स्टेप विड्रॉ करने के लिए, जो फार्मर्स को लेकर उन्होंने 3 कानून बनाए थे उनको विड्रॉ करने के लिए मजबूर कर दिया था। एक बार फिर वही आंदोलन इलेक्शन के बिल्कुल करीब खड़ा हो रहा है, उसके बहुत सारे असर भी हो सकते हैं, कुछ जेन्युइन डिमांड्स भी हो सकती हैं, कुछ उसके एक्स्ट्रा असर भी हैं। और स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन जिनकी रिपोर्ट को किसान जो हैं वो लागू करवाना चाहते हैं एज इट इज वर्बाटाइम। तो देखिए किसान आंदोलन के संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगा कि जो 13 महीने का किसान आंदोलन था उसकी शुरुआत पंजाब से हुई, परंतु हरियाणा का भी एक बड़ा धड़ा उनके साथ चला कुलराम सिंह चढ़ोनी के नेतृत्व में। परंतु जब दिल्ली के 3 तरफ किसान बैठा था तो उस पूरे के पूरे आंदोलन को मैं ये कहूंगा कि कहीं न कहीं टिकैत जी हथिया कर ले गए। और राकेश टिकैत जी क्योंकि उत्तर प्रदेश के उसी क्षेत्र से आते हैं जहां चौधरी चरण सिंह का बहुत प्रभाव रहा है, वो मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले हैं। और किसान आंदोलन अब जो कल का अगर आप बात करेंगे तो कल वाला सारा का सारा उत्तर प्रदेश का आंदोलन था। अब जो 12 तारीख दी हुई है, 12 और 13 तारीख जब भी आएंगे तो उसमें पंजाब की भागीदारी ज्यादा बड़ी रहने वाली है। पंजाब का किसान हरियाणा से भी अलग है और उत्तर प्रदेश से भी अलग है। कहीं ना कहीं राकेश टिकैत के साथ उनकी पटरी नहीं बैठती। उनमें से कुछ दल राजनीति भी करते हैं, उसके कुछ घटक, और कुछ उसको अराजनीतिक रखना चाहते हैं। पिछले दिनों पूरा संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, परंतु कहीं भी कोई उनको सफलता नहीं मिली। किसान अगर उसको अराजनीतिक रखते हैं तो शायद ज्यादा असर रहता है। अगर राजनीति से जोड़ के आप देखेंगे तो मैं नहीं समझता कि किसान आंदोलन कहीं उस पे इसका असर पड़ने वाला है। जी, किसान की जो आप जैसे बात कर रहे हैं इसके पीछे बहुत इतर कारण भी बताए जाते हैं। पिछले किसान आंदोलन में भी आरोप लगे थे, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है, उसको हम फिर किसी दिन अलग उस पर बहस करेंगे। तो अगर आज की घटनाक्रम को देखा जाए तो आपके अनुसार ना तो किसान आंदोलन पे इसका कोई असर पड़ने वाला है और ना ही हरियाणा की राजनीति पर ज्यादा असर पड़ने वाला है। लेकिन जहाँ तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ की जो एक बेल्ट है जहाँ जाट समुदाय का ज्यादा प्रभाव है, वहां पर निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा और एक कॉम्बिनेशन जरूर खड़ा होगा जिसमें चौधरी जयंत चौधरी जो है वो एनडीए के साथ जा सकते हैं और इससे उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हिस्से में एनडीए को बड़ी सफलता मिल सकती है। क्या ये देखिए, मैं एक चीज और इसमें ऐड करूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पहले से एनडीए के साथ है। आप पिछली बार के 15 सीटों को छोड़ दें तो सारी सीटें एनडीए के पास थी,
भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी अपना दल को मिला करके, और अभी जो प्रेडिक्शंस हैं वो यही है कि 70-72 अराउंड सीट्स पर उनका अभी तक भी लगभग वही है कि पिछली बार से ज्यादा आंकड़ा उनका जाने वाला है। अब जो सीटें कहीं ना कहीं कम होने की बात थी, वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी अगर साथ रहते तो मैं समझता हूं कि 10 सीट, 12 सीट, 15 सीट तक भी वो जा सकते थे। कांग्रेस भी क्योंकि उनको सहयोग करती, वैसे कांग्रेस को सीटें दे ना दे। अब एक तरह से समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस को बार्गेनिंग करने का मौका मिलेगा, और कांग्रेस को जहां कोई 20 सीट भी देने को तैयार नहीं था, हो सकता है उससे ज्यादा सीटें अब समाजवादी पार्टी उनको दे। और चुनाव में परिणाम तो देखिए अभी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बात का असर जरूर होगा। चौधरी चरण सिंह को भगवान की तरह पूजते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान, इस इतने बड़े सम्मान का लाभ तो एनडीए को जरूर मिलेगा। जी, तो आपकी बात से जो मैं समझ पाया, आपका कहना है कि इस घटनाक्रम का पूरा असर जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अवश्य होगा, और उसमें जो क्रॉस करंट्स हैं वो काफी चेंज होने की जो है संभावना बनती है। एक तरफ जयंत चौधरी अगर उधर जाते हैं तो समाजवादी पार्टी कमजोर होती है, और कांग्रेस को कम से कम ज्यादा डिमांड करने का मौका मिलता है कि समाजवादी पार्टी उनको ज्यादा सीटें दे, कम से कम कहने के लिए उनके पास सीटें हो कि हम इतनी सीटों पर लड़े। नहीं, अब दूसरा ऑप्शन समाजवादी पार्टी के लिए दूसरा ऑप्शन भी खुलेगा। हो सकता है बहुजन समाज पार्टी से भी उनको बात करनी पड़े। अगर उस बात पे वो आते हैं तो समीकरण तो कहीं ना कहीं फिर से बदलेंगे। राजनीति पे असर आज के इसका आएगा, क्योंकि जयंत चौधरी का जाना निश्चित आप मान के चले कि अब वो एनडीए का हिस्सा होने वाले हैं। नहीं, वो तो साफ ही दिख रहा है जब उन्होंने जो स्टेटमेंट दे दिया कि मैं किस बात को लेकर इनकार करूं। तो आपसे बातचीत हो रही थी कि ये उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि नहीं तो उनकी पार्टी का जो सिंबल है वो चला जाएगा अगर वो इस बार कुछ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। क्या कहना है? देखिए, उनको सिंबल बचाने की भी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि उनके लिए अंतिम अवसर है। लगातार 3 चुनाव हार जाने के बाद उनको सिंबल की चेतावनी थी, परंतु क्योंकि विधानसभा में वो 8 सीटें जीत गए थे, हो सकता है उनको वो चांस मिल गया हो। पर मुझे लगता है कि इस बार भी अगर परफॉर्म नहीं करेंगे और संसद में कोई आदमी नहीं जाएगा, तो अब इनको 2-3 जितने भी सीटें मिलेंगी, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो जीत भी जाएंगे और उनका सिंबल भी बच जाएगा। जी, और हरियाणा, उत्तर प्रदेश की कौन सी ऐसी सीटें हैं जिस पर एनडीए कंसोलिडेट होगा जयंत चौधरी के आने से? देखिए, जयंत चौधरी के आने से मुजफ्फरनगर, कैराना, बागपत और अमरोहा, नगीना, मथुरा, आप उसके साथ ही फतेहपुर सीकरी भी जोड़ लेंगे तो कम से कम 7 से 8 सीटों पे सीधा असर है। लगभग 20 सीटें प्रभावित होती है इस नाम के साथ। जी, लगभग 20 सीटें जो उत्तर प्रदेश की हैं वो जयंत चौधरी के आने से वहां एनडीए मजबूत होता है। और एक चीज जो आपने पहले भी कही, उस पर थोड़ा एक्सप्लेन करें कि समाजवादी कांग्रेस के क्या स्कोप बनते हैं, या कांग्रेस की उम्मीद कहां से जगती है इस घटनाक्रम से? देखिए, कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस ज्यादातर पश्चिम की सीट जीतती रही है। उत्तर में अगर यहाँ पूर्व में ज्यादातर उनका आधार रहा है। अगर पश्चिम की बात करो तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से बहुत पहले कांग्रेस का सफाया हो चुका, और रिवाइवल के चांसेस अगर कहीं हैं तो फिर उनका समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी के साथ ही रिवाइवल है। कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक था वो पूरा का पूरा पहले शिफ्ट हुआ बहुजन समाज के साथ, और फिर वो शिफ्ट होते होते उसमें जो पिछड़ा वर्ग था, जिसको आज लाभार्थी श्रेणी में गिना जाता है, वो पूरा का पूरा वोट एनडीए के पास चला गया। एनडीए क्या, सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अगर पिछड़ों की भी बात करोगे आप, जातीय जनगणना पे नहीं जाएंगे तो 50% से ज्यादा पिछड़ा उत्तर प्रदेश में, पिछड़ा और दलित की अगर संख्या गिनोगे तो 50% से बहुत ज्यादा है, और वो सीधा का सीधा लाभार्थी की श्रेणी में। क्योंकि समाजवादी पार्टी इससे कमजोर हुई और उनको मतलब रिसेप्शन भी थोड़ा कमजोरी का आया,
तो क्या कांग्रेस को जो वो सीटें देने को तैयार नहीं थे, अब वो क्या कांग्रेस ज्यादा सीटें देने को तैयार हो जाएंगे? देखिए, इसको उन्होंने क्या नया स्पीच बार्गेनिंग कैपेसिटी तो उनकी बड़ी है, क्योंकि अब अगर अकेले अकेले लड़ेंगे तो शायद किसी को भी सीट नहीं मिलेगी। हो सकता है 80 का 80 हो जाए। अगर वो मिलकर के चुनाव नहीं लड़ते, कहीं ना कहीं सहारे की जरूरत दोनों को है, तो उस मजबूरी में कहीं ना कहीं गठबंधन में उनका हिस्सेदारी बढ़ सकती है। और इसमें बीएसपी का कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है क्या? बीएसपी अभी सबसे दूरी बनाए हुए है। हो सकता है कि बदले हालात में, क्योंकि जयंत चौधरी के जाने से बीएसपी और समाजवादी के रिश्तों पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी पिछली बार बहुजन समाज पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ी थी। अगर सही रहता, वोट बैंक ट्रांसफर पिछली बार भी नहीं हुआ था। अगर आप देखते हैं, समाजवादी पार्टी का वोट बहुजन को ट्रांसफर हुआ, बहुजन पार्टी का मतदाता समाजवादी पार्टी की तरफ ना आया, ना आने की संभावना है। कांग्रेस में जा सकता है उनका वोट बैंक है। बहुजन समाज पार्टी का वोटर कांग्रेस को वोट दे सकता है, परंतु समाजवादी पार्टी को नहीं दे सकता। बहुत मुश्किल है। जी, आपने पूरा विश्लेषण किया और पूरी परिस्थिति को एक्सप्लेन किया। बड़ी घटना है आज की, और उसके असर भी बड़े होने वाले हैं, चारों तरफ होने वाले हैं। पूरी चर्चा की आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा कि इस पूरे एक घटनाक्रम से क्या क्या असर पड़ने वाला है, कितनी राजनीति में बदलाव आने वाला है। उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा में उतना असर नहीं है, लेकिन कुछ हद तक उसका भी एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है कि हाँ, चौधरी चरण सिंह को सम्मान दिया, जाट नेता को सम्मान दिया, किसान नेता को सम्मान दिया, एक हल्की सी पॉजिटिविटी जरूर क्रिएट होती है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है इसका पॉलिटिकल असर बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन एक पॉजिटिव फीलिंग जरूर आती है। आप देखते रहिए जनमत हरियाणा। हम और नए मुद्दों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।